हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैकर के बारे में, जो कि आपका ट्रैकर का पार्ट 2 है दोस्तों ये। और पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। जिसमें मैंने बताया कि आप इस ट्रैकर का इस्तेमाल अपने डिफरेंट टाइप के रिपोर्ट में किस तरह से करेंगे, किस तरह से ये रिज़ल्ट देगा, किस तरह से ये ऑटोमेट होता है और ये आपको परफेक्ट रिज़ल्ट देता है। इन सब चीज़ों को मैंने पार्ट 1 में बताया है। फिलहाल तो पार्ट 2 में आज मैं आपको बताऊँगा कि किस किस तरह से इस ट्रैकर को आप आसान तरीके से बना सकते हैं और इसके पीछे की जो कोडिंग है वो भी आप बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इन पूरी चीज़ों को मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। तो फिलहाल तो देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फाइल स्क्रीन पे ओपन है। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप के रिपोर्ट्स हैं। जैसे कि सबसे पहला प्रोडक्ट ट्रैकर रिपोर्ट है, फ़ोन ट्रैकर रिपोर्ट है, वार्ड वाइज पेशेंट काउंटिंग रिपोर्ट है और एक सबसे इंटरेस्टिंग ऑर्डर ट्रैकर रिपोर्ट है। इन सभी रिपोर्ट में ट्रैकर किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से आपको अप्लाई करना है, इन सब चीज़ों को मैंने पार्ट 1 में बताया था। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्रैकर को आप किस तरह से बनाएं। ओके, तो फिलहाल तो मैं आगे बढ़ता हूं और एक नया सीट ओपन करता हूं। ओके, और इस सीट को सबसे पहले तो ग्रिड लाइन हटा देते हैं, है ना। ट्रैकर बनाने के लिए मैंने, गौर कीजिएगा, सेप का इस्तेमाल किया हुआ है। सेप का इस्तेमाल किया हुआ है और उस पर डेटा फिल किया है मैं, है ना। एक शेप आपका टोटलिंग के लिए मैंने इस्तेमाल किया और दूसरा शेप आपका बाकी के जो प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट है उसको विजिबल करने के लिए मैंने उसका इस्तेमाल किया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्लैंक शीट पे आपका शेप इंसर्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं आता हूँ, एक शेप को पहले मैं इंसर्ट करता हूँ। एक शेप मैंने ले लिया जिसके चारों कॉर्नर राउंडेड शेप में है। एक और शेप को मैं इंसर्ट करता हूँ, स्क्वायर। ऐसा आ गया। फिर से इंसर्ट करते हैं दोबारा। एक और शेप मैं लेता हूँ, स्क्वायर शेप। ओके, अब इसके साइज को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ताकि इसमें डेटा डालने में आसानी हो, है ना। ये राउंडेड शेप को मैं आपका हेडिंग के लिए इस्तेमाल करूँगा और नीचे का जो शेप है उसे मैं न्यूमेरिकल फिल करने में इस्तेमाल करूँगा। और दोनों शेप को मैं सेलेक्ट करके इसे मैं सबसे पहले तो ग्रुप करूँगा और इसे थोड़ा सा ग्राफिकल कर देते हैं, है ना। ओके, सही है। और अब इसमें डेटा डालूं तो अच्छा दिखे, उसके लिए इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। डेटा डालने के लिए इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, यानी कि मैं एरियल ब्लैक ले लेता हूँ, सेंटर ले लेता हूँ और, है ना, सेंटर हो गया। इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, 14। तो यानी कि सबसे टॉप का जो हेडिंग के लिए मैं टोटल इस्तेमाल करूँगा और नीचे में मैं न्यूमेरिक इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, तो इस तरह से एक शेप हमारा रेडी हो गया है। उसी तरह से मैं एक और शेप, इसी को कॉपी करके दूसरा शेप मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। इसे मैं चेंज करूँगा ब्लैक कलर से और नीचे का जो टोटलिंग का जो शेप है, इस शेप को मैं चेंज कर दूँगा थोड़ा डिफरेंट टाइप के शेप से। ओके, और आपका ये रेडी हो गया है। ओके, रेडी हो गया है। जो पेरेंट शेप है, यानी कि ये जो ब्लैक जो शेप है, इसे मैं नाम दे देता हूँ पेरेंट। पेरेंट शेप, है ना। ओके, और जो सबसे पहला ग्रुप 4 का जो टोटलिंग वाला शेप है उसे मैं नाम देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, जिसमें मैंने न्यूमेरिक मुझे फिल करना है उस शेप का नाम, मतलब कि नीचे वाले शेप का नाम मैं इसे दे देता हूँ टोटल। ठीक है, ताकि इस तरह से मैं उस पर्टिकुलर शेप को मैं टारगेट कर सकूँ डेटा फिल करने के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहला जो ग्रुप 4 का जो शेप है उसमें नीचे वाला जिसमें मैं न्यूमेरिक फिल करूँगा उसका नाम सिर्फ मैंने चेंज किया है, टोटल किया है। ठीक है, बाकी उस शेप में से किसी भी शेप का नाम चेंज मैंने नहीं किया है। और जो पेरेंट शेप है, इस पूरे ग्रुप का नाम ही मैंने पेरेंट शेप दिया है, जिसमें मैं प्रोडक्ट वाइज उसमें हेडिंग और उसकी टोटलिंग में करता जाऊंगा। ठीक है, इस शेप का ग्रुप का नाम सिर्फ पेरेंट मैंने दिया है, बाकी उससे मैंने इंडिविजुअली किसी का भी नाम मैंने चेंज नहीं किया है। सिर्फ ग्रुप का नाम मैंने पेरेंट किया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि इसमें से डेटा को पहले तो मैं डिलीट कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, है ना, ताकि ब्लैंक रखूँ मैं, डेटा डालने में आसानी हो। ठीक है, इस पेरेंट वाले शेप को मैं टोटल वाले शेप
के नीचे रखूँगा दोस्तों। तो इसके लिए मैं सेंड बैक कर देता हूँ। ओके, सेंड बैक कर दूँ ताकि ये पूरी तरह से हाइड हो जाए उसके पीछे, और सभी शेप को मैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मैं सेट कर देता हूँ। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक हमारा जो पहला स्टेप है शेप को बनाने का वो परफेक्टली हो चुका। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम इसमें डेटा डालेंगे। तो किसी भी रिपोर्ट में से एक डेटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ। प्रोडक्ट ट्रैकर रिपोर्ट के डेटा को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और इस कॉलम के विड्थ को थोड़ा सेट कर देते हैं और सभी में से कलर को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, है ना। डेट ले लेते हैं, 25 का डेट एक्चुअली होना चाहिए, हम तो 25 का डेट मैं सब में कॉमन कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। ये एक डेमो के तौर पर अपना डेटा भी रेडी है। ठीक है, ये एक आपका कंप्यूटर शॉप का सेलिंग वाइज एक रिपोर्ट है, प्रोडक्ट सेलिंग वाइज एक रिपोर्ट है। ठीक है, हमें इस पे एक ट्रैकर ये बनाना है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी सेलिंग हुई है ना। तो उसका एक मैं ट्रैकर आज बना के आपको दिखा रहा हूँ। इसके ना जो भी हम कोडिंग करेंगे वो पूरी चीज़ों को मैं बताऊंगा, है ना। तो इसका हम एक ट्रैकर बनाएंगे। ओके, तो अब आते हैं मेन अपने कोडिंग के बारे में, है ना। कोडिंग के लिए आपको Alt F11 प्रेस करेंगे तो आपका जो है VB एडिटर विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें आप कोडिंग करेंगे ताकि ये ऑटो अपडेट हो ट्रैकर और ऑटो फील करे ट्रैकर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सब रूटीन से स्टार्ट करना होता है दोस्तों। तो सब ट्रैक मैंने सब्जेक्ट दे दिया। ओके, ठीक है ना। यहाँ पे गौर कीजिएगा कि प्रोडक्ट वाइज डेटा निकालने के लिए हमें सबसे पहले इस प्रोडक्ट का एक यूनिक लिस्ट क्रिएट करना। ठीक है, यूनिक लिस्ट क्रिएट करना होगा। ओके, यूनिक लिस्ट क्रिएट करना होगा, प्लस उन लिस्ट को, यूनिक जो प्रोडक्ट लिस्ट आएगा उन्हें हम शेप में हेडिंग में प्लेस भी करना है, प्लस उसकी काउंटिंग भी करना है। तो इस कोड को हम 2 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला कि हम क्रिएट यूनिक लिस्ट, है ना। हम सबसे पहले यूनिक लिस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में हम इसमें यूनिक लिस्ट वाइज टोटल करेंगे। यूनिक लिस्ट वाइज टोटल। ठीक है, हम 2 स्टेप में इस कोड को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम क्रिएट यूनिक लिस्ट। यूनिक लिस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे अच्छा जो एक्सेल का ऑब्जेक्ट मैं मानता हूँ वो है कलेक्शन। एरे के थ्रू भी यूनिक लिस्ट किया जा सकता है, लेकिन वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आपका कंपैरिजन टू कलेक्शन। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि एरे से ज़्यादा एडवांस आपका कलेक्शन है, जिसमें बहुत सारे फीचर्स एडवांस दिए हुए हैं। तो यूनिक लिस्ट निकालने के लिए मैं कलेक्शन का इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे पहले देखिए आप। इसमें हमें कोई भी एक वेरिएबल को सेट करना होता है। यानी कि मैं यू लिस्ट ले लेता हूँ, है ना। यू लिस्ट इज इक्वल टू न्यू कलेक्शन। ठीक है, हमें एक वेरिएबल को न्यू कलेक्शन के लिए सेट करना होता है। ठीक है, कलेक्शन को हम लूप की तरह इस्तेमाल करेंगे और हर लूप के साथ हम जो यूनिक आपका प्रोडक्ट नेम है उसे हम स्टोर करेंगे कलेक्शन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर ईच सेल, एक वेरिएबल ले लेता हूँ सेल इन रेंज हमें देना होगा ताकि वो ट्रैक कर सके। तो रेंज क्या होगा, हमारा रेंज है, हमारा जो रेंज कॉलम है वो ई कॉलम है जिसमें प्रोडक्ट नेम दिया हुआ है। स्टार्ट कहाँ से है, E6 से लेकर, मैं इसे E6 से लेकर E आपका 100 तक मैं इसे ले लेता हूँ। ठीक है, इसे मैं 100 तक ले लेता हूँ। ठीक है, ये लूप E6 से लेकर E100 तक चलेगा। ओके, और नेक्स्ट सेल। ओके, सेल। ओके, इस लूप के बीच में जो चलेगा तो हमें करना क्या होगा, एक्शन क्या होगा, इसका क्या प्रोसेसिंग करेगा। इस लूप को चलने का रीज़न ये है कि E6 से लेकर E100 तक जितने भी सेल में जो डेटा है, ई कॉलम की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ई कॉलम में ये चलेगा। जितने भी सेल पे वो डेटा है ई कॉलम में, उस डेटा में से यूनिक
डेटा को फाइंड आउट करेगा और वो कलेक्शन में स्टोर करता जाएगा। तो यानी कि मैंने जो इस्तेमाल किया है वेरिएबल यू लिस्ट में, मैं ऐड करूँगा, क्या ऐड करूँगा, मैं सेल की वैल्यू ऐड करूँगा। लेकिन सेल की वैल्यू मुझे यूनिक ऐड करना है, तो यूनिक डेटा ऐड करने के लिए सी स्ट्रिंग का इस्तेमाल होता है, सेल डॉट वैल्यू, है ना। तो इस तरह से ये पूरी लाइन आपको एक प्रोडक्ट वाइज यूनिक लिस्ट क्रिएट करके देगा। एक्चुअली लास्ट का जो सी स्ट्रिंग सेल डॉट वैल्यू है, ये एक्चुअली यूनिक डेटा को वो फाइंड आउट करेगा और उसे ऐड करता जाएगा यू लिस्ट नाम के वेरिएबल में। तो इस तरह से ये पूरा ही यूनिक लिस्ट ऐड करे बनाएगा, ठीक है। इसे मैं एक बार F8 प्रेस करके आपको प्रोसेसिंग करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से प्रोसेस करेगा। F8 मैंने प्रेस किया, यू लिस्ट, है ना, हाँ वो सेट कर दिया कलेक्शन के तौर पे। जैसे ही पहला प्रोसेस हुआ, आप ध्यान देंगे कि सेल पे मैं जैसे ही कर्सर लेके गया तो कंप्यूटर आपको शो हो रहा है, यानी कि अभी ये E6 नाम के सेल पर है ना। पहला सेल वो प्रोसेस किया कंप्यूटर, दूसरा सेल माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ध्यान दीजिएगा मॉनिटर, है ना, लैपटॉप, ये अभी एक एक करके यूनिक डेटा को वो कलेक्शन में ऐड करते जा रहा है। रैम, ओके, रैम के बाद अब आ रहा है फिर कंप्यूटर। लेकिन कंप्यूटर जैसे ही आया, आपका रन टाइम एरर शो हो गया। क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे उसे कंप्यूटर डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड आउट हुआ। सबसे पहला जो डेटा है E6 में, आप ध्यान देंगे कि इसमें कंप्यूटर ऑलरेडी था, यानी कि ऑलरेडी उसने स्टोर कर लिया है। तो दोबारा वो स्टोर करने न करे, तो इसकी वजह से वो क्या कर रहा है कि वो उसे एरर फाइंड आउट हो। तो एरर फाइंड आउट जो हुआ है, इस एरर को मुझे इग्नोर करने के लिए, यानी कि ऑन इसे कंट्रोलिंग करने के लिए, एक तरह से मैं बोलूँगा ऑन एरर रेज्यूम नेक्स्ट का मैं इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। ऑन एरर रेज्यूम नेक्स्ट से क्या होता है दोस्तों, इससे क्या है, जिस लाइन पे आपका एरर शो होता है उस लाइन को स्किप करके वो आगे से प्रोसेसिंग चालू कर देता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो लूप है आपका E6 से लेकर E100 तक चलेगा, लेकिन इसमें एरर नहीं आएगा। इसमें सिर्फ यूनिक वैल्यू वो स्टोर करेगा डेटा में, ठीक है। मैं एक बार आपको इसकी जो डेटा है, और क्योंकि ये प्रोसेस तो करेगा और साथ में ये एरर भी आ रहा है, अभी सिर्फ एरर को इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन एरर को हमें इरेज भी करना होगा। तो इसके लिए आपको ऑन एरर गो टू 0 भी करना होगा, यानी सभी जो एरर है उसको हमें 0 भी करना होगा, ताकि आगे के प्रोसेस में कोई दिक्कत ना आ सके, ठीक है। और ये जो यूनिक लिस्ट है, ये किस तरह से क्रिएट करेगा, इसे मैं आपको सीट पे विजिबल करके दिखाता हूँ। इसके लिए मैं एक फॉर लूप का इस्तेमाल कर लेता हूँ। फॉर लूप i = 1 to u list डॉट काउंट, ठीक है, ओके। और फिर है नेक्स्ट, ओके। इसे मैं रेंज में स्टोर करता हूँ, सीट पे सेल पे स्टोर करके मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली क्या डेटा स्टोर कर रहा है। तो मैं ले लेता हूँ ई नाम के कॉलम पे मैं स्टोर करूँगा, है ना। कहाँ से करेंगे हम, E1 है, यानी कि 24 ऐड कर देता हूँ, यानी 25 से ये ऐड 25 सेल से E25 से ये स्टोर करेगा इस डेटा को, यूनिक डेटा को। कौन सा यूनिक डेटा, यू लिस्ट और आई, एक एक करके डेटा को ये पुट करेगा। मैं इसे आपको रन करके दिखाता हूँ। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा 25 से लेकर जितने भी यूनिक डेटा है वो स्टोर हो गया है, वो उसे मैंने आपको सेल पे पुट करके देखिए। यहाँ पे कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, रैम और जॉयस्टिक, ये सब यूनिक लिस्ट उसने क्रिएट की। इसे समझने के लिए, जैसे कि सेकंड आपका जो नाम है माउस है, इसे अगर मैं कंप्यूटर कर देता हूँ और इसे इरेज करके दोबारा मैं प्रोसेस करता हूँ, तब ध्यान दीजिएगा कि अब कंप्यूटर के बाद सीधा कीबोर्ड आ गया है। ध्यान दीजिए, कंप्यूटर उसने एक बार ही लिया, बाकी सब कीबोर्ड आ गया, यानी कि ये परफेक्टली यूनिक लिस्ट क्रिएट कर रहा है ना। तो आई होप ये जो कलेक्शन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये कितना बेटर तरीके से आपको यूनिक लिस्ट क्रिएट करके देता है। तो ठीक है, तो इस तरह से आप
यूनिक लिस्ट अगर निकालना हो तो आप कलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अब हमें नेक्स्ट जो स्टेप है यूनिक लिस्ट वाइज टोटल निकालना है। तो यूनिक लिस्ट वाइज टोटल निकालने के लिए हमें हमारा यूनिक लिस्ट तो निकल गया, अब उसे शेप में पुट भी करना है, हेडिंग प्लस उसकी टोटलिंग को, है ना। तो वो कैसे करेंगे, अब शेप में हम काम कैसे करेंगे उसे आप देखिए। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ एक्टिव सी डॉट शेप्स क्या है, पेरेंट। आप गौर करेंगे कि मैं इसके पीछे जो शेप है वो आपका पेरेंट शेप है, मैंने रीनेम किया था, ध्यान दीजिएगा आपने। जो ब्लैक कलर का जो शेप है यानी कि बैक हैंड में ये जो शेप, ये पेरेंट शेप है। ठीक है, ओके। तो इस पेरेंट शेप का नाम बदल के मैं रखूँगा चाइल्ड। ठीक है, पहले स्टेप में मैं ये करूँगा कि उस शेप का नाम बदल के मैं चाइल्ड करूँगा, और अब मैं इस चाइल्ड शेप के साथ मैं विथ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूँगा ताकि इस चाइल्ड शेप का इस्तेमाल मैं डिफरेंट तरीके से कर सकूँ। विथ ये चाइल्ड होगा क्योंकि नाम चेंज होने के बाद वो चाइल्ड हो जाएगा। चाइल्ड का मैं डुप्लीकेट क्रिएट करूँगा और इस डुप्लीकेट क्रिएट करने के बाद उस शेप में मैं क्या क्या करूँगा उसे अब आप देखिए। सबसे पहले तो जो डुप्लीकेट चाइल्ड शेप क्रिएट होगा उसका टॉप पोजीशन मुझे सेट करना होगा ताकि वो परफेक्टली वो किस पोजीशन में रहेगा, टॉप लेफ्ट राइट, उसे मुझे सेट करना होगा सबसे पहले। तो टॉप पोजीशन उसका क्या होगा, टॉप पोजीशन मैं चाह रहा हूँ कि ये जो आपका ग्रुप 4 है, इसे मैं कॉपी करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये ग्रुप 4 के टॉप पोजीशन के अकॉर्डिंगली सेट हो, टॉप पोजीशन ओके। और लेफ्ट पोजीशन मैं चाह रहा हूँ कि जो डुप्लीकेट से बना है उसी का ही लेफ्ट प्लस डॉट उसी का ही विड्थ प्लस मैं 5 मार्जिन के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं थोड़ा और बेटर तरीके से समझाऊंगा थोड़ा देर में, इसे समझिए कि क्या लाइन में लिख रहा हूँ। +5 मल्टीप्लाई सी कर रहा हूँ। सी क्यों, क्योंकि सी एक मैंने वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू मैं 1 बाय 1 इंक्रीज करते जाऊंगा हर लूपिंग के साथ। इस लेफ्ट वाले कैलकुलेशन को थोड़ा सा समझिए क्या मैं कर रहा हूँ। अब जो चाइल्ड शेप डुप्लीकेट बना है उसका टॉप पोजीशन सेट होगा ग्रुप 4 के टॉप पोजीशन के अकॉर्डिंगली ओके। ठीक है, अब लेफ्ट पोजीशन जो सेट करना है मुझे, मैं चाह रहा हूँ कि उसी शेप का जो लेफ्ट पोजीशन है और उस शेप के जो चौड़ाई है वो प्लस हो, लेफ्ट में प्लस हो, प्लस मार्जिन के तौर पे और मैं 5 प्लस कर रहा हूँ ताकि दो शेपों के बीच का जो डिस्टेंस है थोड़ा सा 5 का रहे ना, डिस्टेंस दूर रहे तो बना रहे। और साथ में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सी से क्यों कर रहा हूँ, ताकि एक के बाद एक जो शेप आए वो प्रॉपर एक डिस्टेंस में आए, प्रॉपर दूरी के साथ में आए, है ना, जो कि इक्वल डिस्टेंस रहे ना। इस वजह से मैं सी का इस्तेमाल कर रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए। जब ये शेप उसमें इंसर्ट होगा सीट पे तब आप बेटर इस कैलकुलेशन को समझ पाएंगे। तो इसे मैं F8 प्रेस करके दिखाता हूँ कि किस तरह से वर्क करेगा। ओके, मैं एक स्टॉपेज लगाता हूँ यहाँ पे, मैं डायरेक्ट इसे रन करता हूँ। अभी कलेक्शन ने यूनिक प्रोडक्ट नेम को स्टोर कर लिया है। अब क्या होगा कि जो पेरेंट जो शेप है उसका नाम बदल के चाइल्ड हो जाएगा। इसे मैं दिखा देता हूँ दोस्तों किस तरह से चाइल्ड हुआ। ये नीचे का शेप देखिए चाइल्ड हो गया ना, है ना, उसी तरह से ये चाइल्ड हो गया है। अब आगे नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा हूँ कि उस चाइल्ड शेप का डुप्लीकेट एक क्रिएट हो, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि डुप्लीकेट क्रिएट हो गया है। तो टॉप पोजीशन एकदम ग्रुप 4 के अकॉर्डिंगली है ओके। और लेफ्ट पोजीशन जो रहेगा वो अपने ही शेप के लेफ्ट प्लस विड्थ के अकॉर्डिंगली सेट हो जाए ना। तो इस तरह से वो परफेक्टली आपका टोटल वाले शेप के बगल में आ गया। ठीक है ओके, ये परफेक्टली वर्क किया ओके ठीक। लेकिन यहाँ पे तो एक ही शेप आपका इंसर्ट हुआ है, लेकिन
मुझे तो चाहिए कि जितने भी प्रोडक्ट है उतने सेप भी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले तो इसे मैं डिलीट करता हूँ और वापस से मुझे उस चाइल्ड सेप को पेरेंट सेप लिखना होगा, पेरेंट सेप लिखना होगा, ताकि दोबारा जब प्रोसेस करूँ तो उसे पेरेंट सेप फाइंड आउट हो, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ कि बार बार उसे करेक्शन न करना पड़े, इसके लिए मैं इसे कंट्रोल सी करता हूँ और जैसे ये लूप ख़त्म हो उसके बाद ऑटोमेटिक चाइल्ड शेप पेरेंट शेप में चेंज हो जाए, मुझे बार बार उसे करेक्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे लूप ख़त्म होगा तो ऑटोमेटिक वो चाइल्ड शेप पेरेंट शेप में चेंज हो जाएगा उसका नाम। ठीक है, ओके। अभी मैं फ़िलहाल क्या चाह रहा था कि ये जो लूप है, जितने भी प्रोडक्ट यूनिक नेम बने हैं उतने टाइम तक चलना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अब यहाँ पे मैं एक और लूप का इस्तेमाल करूँगा। फॉर ईच सेल इन यू लिस्ट में जितने भी वो काउंटिंग करेगा, ऑटोमेटिक ये काउंटिंग होगा, जितने भी डेटा हैं, जितने भी यूनिक डेटा हैं उतने लूप तक ये चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं इसे। आप अब मैं रन करके दिखाता हूँ कैसे चलेगा ये। मैं डायरेक्ट इसमें मैं रन करता हूँ तो एक स्टॉपेज मैंने लगाया हुआ है। इसके बाद मैं F8 प्रेस करके 1 बाय 1 आपको दिखाता हूँ। ये पहला शेप चला, ओके, ये दूसरा शेप चला, ओके, ये तीसरा शेप चला, ओके। इस तरह से जितने भी यूनिक प्रोडक्ट नेम हमारा बना था उतने, मैं इसे फास्ट करके दिखा देता हूँ, उतने ही शेप आपके क्रिएट हों। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो यूनिक डेटा है वो फाइंड आउट हुए हैं और उतने ही शेप वो क्रिएट हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक सही है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि फिर से प्रोसेस करने के लिए मुझे इन शेप को मैनुअली डिलीट करना पड़ रहा है। तो मैनुअली डिलीट न करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक ट्रिक इस्तेमाल करता हूँ जिसमें सब शेप्स डेल एक मैं और सब रूटीन के लिए मैं कोड लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर ईच, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर ईच। मुझे सबसे पहले एक डिफाइन करना होगा, सेट करना होगा, नहीं, डिम शेप एज शेप। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ SHP, ठीक है, ओके। फॉर ईच शेप इन एक्टिव सीट डॉट शेप, ओके ओके। और नेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये जो है एक्टिव सीट पे शेप को फाइंड आउट करते हुए उस पर प्रोसेस करेगा ये लूप। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है इफ़ शेप डॉट नेम लाइक यानी कि ये एक ऑपरेटर का मैं इस्तेमाल किया है मैंने। लाइक क्या, अगर चाइल्ड है तो SHP शेप डॉट डिलीट करे, शेप देन शेप डिलीट। यहाँ ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि स्क्रीन पे देखिएगा, जो मैंने सबसे पहला ब्लैक जो शेप मैंने सेलेक्ट किया है इसका नाम क्या है दोस्तों, चाइल्ड। सेकंड वाला जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया उसका नाम भी चाइल्ड है, थर्ड का भी नाम चाइल्ड है, फोर्थ का भी नाम चाइल्ड है। यानी कि जितने भी शेप डुप्लीकेट बने हैं उन सब शेप का नाम आप देखेंगे कि चाइल्ड है, क्योंकि इसका नाम रीनेम नहीं किया गया है। तो मुझे क्या करना है कि इन सभी शेप को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए उनके नाम को टारगेट करना होगा। तो नाम क्या है इनका, चाइल्ड नाम है। इस वजह से यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्टिव सीट में जितने भी शेप हैं उनमें अगर शेप का नाम, लाइक मैंने एक ऑपरेटर, ये ऑपरेटर का इस्तेमाल मैंने किया, लाइक ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है, अगर शेप का नाम चाइल्ड है तो वो उस शेप को डिलीट कर दे, अदरवाइज बाकी शेप को वो कुछ भी ना करे, है ना। दूसरे भी शेप हैं जैसे कि टोटलिंग के लिए मैंने ग्रुप 4 का इस्तेमाल किया है ना। तो इस शेप को डिलीट ना करें। तो चलिए इस
ये परफेक्टली वर्क करता है कि नहीं, मैं इसे चेक करता हूँ। चेक कैसे, कहाँ पे करेंगे, तो इसमें यहाँ पे कर देता हूँ, इसे मैं कॉल करूँगा, कॉल कर देते हैं सेपडेल नाम से, ठीक है। और अब हम इसे डायरेक्ट रन करते हैं। मैंने एक स्टॉपेज बनाया हुआ है, तो स्टॉपेज से पहले पूरे सेप को वो डिलीट करेगा। ध्यान दीजिए, देखिए सभी सेप्स को, चाइल्ड सेप्स को पर्टिकुलरली मैं उसे टारगेट किया था और वो परफेक्टली डिलीट कर दिया गया है। अब मैं फिर से रन करता हूँ तो फिर से वो सेप आ गए हैं, यानी कि जितने बार मैं प्रोसेस करूँगा सबसे पहले वो सेप को डिलीट करेगा, उसके बाद नए सेप वो बनाएगा, डिलीट करेगा फिर नए सेप बनाएगा। तो ये प्रोसेस परफेक्टली वर्क कर रहा है ना। तो हमारा सेप वर्क सही काम कर रहा है। अब बारी है कि अब इन सेप में टॉप में जो है मैंने हेडिंग के लिए इस्तेमाल किया हुआ, नीचे जो है उस हेडिंग के अकॉर्डिंगली टोटलिंग भी करना है मुझे। तो टॉप के हेडिंग में मुझे जो डेटा डालना है वो डालेंगे हम विथ स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि विथ स्टेटमेंट क्या कर रहा है, हमारा पर्टिकुलर जो शेप हमारा डुप्लीकेट बना रहा है उस डुप्लीकेट शेप के साथ ही बाकी के वो एक्शन ले रहा है, टॉप हो लेफ्ट हो। और आगे क्या करना है मुझे कि जो हेडिंग वाला है उस पर मुझे डेटा डालना है। तो वो कैसे करेंगे उसे अब आप देखिए। यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ उसे पहले आप देखिए। इसमें यहाँ पे GROUP ग्रुप आइटम्स, ग्रुप आइटम्स 1, ग्रुप आइटम्स 1 इक्वल टू ग्रुप आइटम 1 है ना, ग्रुप आइटम्स 1 डॉट टेक्स्ट फ्रेम डॉट कैरेक्टर्स डॉट टेक्स्ट इक्वल टू सेल। ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ग्रुप आइटम 1। ग्रुप आइटम 1 से मतलब क्या है दोस्तों, कि जो मैंने ग्रुप बनाया है शेप को जोड़ के, उसमें कितने शेप इंक्लूड है, 2 शेप इंक्लूड है, इसलिए ये टोटल 2 ग्रुप है। एक सबसे पहला वाला टॉप का जो है वो 1 ग्रुप है, ग्रुप 1, और नीचे वाला ग्रुप 2। इस तरह से जितने भी शेप आप इंक्लूड करते जाएंगे वो उतने ग्रुप आपके इंक्रीज होते जाएंगे। इसमें 2 शेप मैंने ऐड किया है, तो यानी कि 2 ग्रुप है। तो ग्रुप आइटम 1 जो कि टॉप हेडिंग है, इसका टेक्स्ट फ्रेम डॉट कैरेक्टर डॉट टेक्स्ट, यानी कि जो फ्रेम है, मैं नेम की बात नहीं कर रहा दोस्तों, यहाँ पे हमें टॉप में टोटल का, जैसे ध्यान दीजिएगा, ये जो टॉप में हम डेटा जो विजिबल देख पा रहे हैं, जो टोटल लिखा हुआ है, ये एक्चुअली उसके फ्रेम में लिखा हुआ है। तो इसलिए हमें इस फ्रेम में हमें वो डेटा को पुट करना है, जिसके लिए मुझे क्या स्टेटमेंट लिखना होगा, डॉट टेक्स्ट फ्रेम डॉट कैरेक्टर डॉट टेक्स्ट को मुझे ऐड करना है ना। तो उसमें ऐड क्या करूँगा, मैं सेल को ऐड करूँगा, यानी कि सेल अपना जो है, जो प्रोडक्ट यूनिक प्रोडक्ट नेम आया है वो मैं उस पर पुट करूँगा, यानी कि डायरेक्ट प्रोडक्ट नेम आपका हेडिंग में ऐड हो जाएगा। उसी तरह से टोटलिंग के लिए मुझे क्या करना होगा, टोटलिंग के लिए जाहिर सी बात है अब ये ग्रुप आइटम 2 आएगा, है ना, नीचे का जो है अब ये ग्रुप आइटम 2 है। इसके टेक्स्ट पे में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टोटलिंग। किसकी टोटलिंग, मुझे टोटलिंग चाहिए जो सेल में जो नाम है उसकी टोटलिंग चाहिए। तो उसके लिए मुझे वर्कशीट फंक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करना होगा, जिसपे मैं काउंट इफ फार्मूला का इस्तेमाल करूँगा VBA कोड में। और VBA कोड में एक्सेल सीट के किसी फार्मूला को अगर अप्लाई करना हो तो आपको वर्कशीट फंक्शन का इस्तेमाल लिखना होता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट इफ। मैं काउंट इफ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंगल क्राइटेरिया का इस्तेमाल करूँगा, इसलिए काउंट इफ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक्टिव सीट डॉट, क्या करना था मुझे, एक्टिव सीट डॉट कॉलम्स, कॉलम्स कौन सा, ई कॉलम हमारा प्रोडक्ट नेम है। मैं इस पे फाइंड करूँगा सेल के डेटा को कितने हैं, ये काउंटिंग आएगा। एक बार मुझे गौर करने दीजिए मैंने क्या सही लिखा है इसमें, काउंट इफ, हाँ सही है। तो मैं इसे एक बार रन करके देखता हूँ दोस्तों कि क्या ये सही वर्क कर रहा है। पहली बार में सेव को डिलीट किया, दूसरी बार में आप ध्यान दीजिए आपका कि मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल सही आया है। ध्यान दीजिए टॉप में हेडिंग में जो है आपका प्रोडक्ट का नाम आया है और उसके नीचे आपका उसकी काउंटिंग भी आ चुका है, जो कि परफेक्टली वर्क किया। लेकिन सबसे लास्ट में आप गौर कीजिए ये स्पेस ले रहा है, सबसे लास्ट वाला
जो टॉप का हेडिंग है। क्यों ले रहा है? क्योंकि जब कलेक्शन ने E6 से लेकर E100 तक जब सेल को उसने चलाया तो उसमें उसे स्पेस भी एक यूनिक डेटा फाइंड आउट हुआ, इसलिए उसने एक यूनिक डेटा के लिए तौर पे स्पेस को भी ले लिया, खाली जगह को भी ले लिया है। ठीक है, तो इससे ये ना आए तो इसके लिए क्या प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि मैं अगर एग्जैक्ट जितना डेटा है वहीं तक उसे लूप चलाने के लिए बोलूँ, उसे स्पेस तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो वो डेटा स्टोर नहीं कर पाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक वेरिएबल ले लेता हूँ। वेरिएबल क्या रहेगा? रो काउंट। मैं चाहता हूँ रो काउंट करे, तो रो काउंट करने के लिए मैं फिर से वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए का इस्तेमाल करूँगा, जिसमें मैं एक्टिव सीट डॉट कॉलम्स, कॉलम्स क्या है हमारा? प्रोडक्ट नेम ई में है ना? प्रोडक्ट नेम ई में है। मैं काउंट करूँगा कितने रो में डेटा है। इसे मैं एक बार F8 प्रेस करके देखता हूँ कि इसमें एक्चुअली क्या रिजल्ट आता है। अब ध्यान दीजिए कि टोटल 18 सेल पे, कॉलम ई में 18 सेल पे डेटा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्या 18 में है डेटा। नीचे में एक बार देखता हूँ काउंट 18, हाँ सही है, टोटल 18 है, जिसमें आपका हेडिंग भी इंक्लूड है। तो यानी कि मैं इसे ऑफ कर देते हैं, मैं इसमें -1 का अगर कर दूं तो हेडिंग की काउंटिंग ये नहीं करेगा। और अब मैं इस वेरिएबल का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे। कैसे करूंगा? ई तक मैं इसे क्लोज करता हूँ, यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखता हूँ, फिर इसे जोड़ता हूँ मैं रो काउंट से। लेकिन रो काउंट तो आपका टोटल 18 है, मुझे +6 करना होगा क्योंकि यहाँ पे 6 स्टार्ट हो रहा है। तो मैं इसे +6 नहीं, मैं +5 करूँगा ताकि एग्जैक्ट आपका एंडिंग 22 तक आए, है ना? इसे मैं फिर से एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ। डेटा सेव डिलीट हुआ और ये अब आया। अब आप ध्यान दीजिएगा जॉयस्टिक तक आपका परफेक्टली आपका यूनिक लिस्ट क्रिएट हो। ये थोड़ा हेडिंग जो है ना ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो हेडिंग को जो है ना मैं शॉर्ट कर देता हूँ। हेडिंग इस साइज को मैं देखता हूँ तो 12 करके, नहीं, चाइल्ड में आया। एक मिनट यार, ऊपर का क्या नाम है? इसके साइज को मैं 12 कर देता हूँ पहले तो, ठीक है। अब इसे मैं टॉप में रखता हूँ, ओके। अब इसे रन करके देखते हैं। डिलीट हुआ, हाँ। अब थोड़ा सा साइज छोटा हो गया है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा एक साइज और छोटा करने से परफेक्टली पूरा आएगा। कंप्यूटर अभी भी पूरा नहीं आया है, ठीक है। फिलहाल तो इसे आप कर सकते हैं साइज को छोटा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना है हमें कि अभी भी हमारा टोटल अपडेट नहीं हो, तो इसे हमें टोटल को भी अब अपडेट करना होगा। तो टोटल अपडेट करने के लिए हमें यहाँ पे किस पे टोटल चाहिए? हमें ग्रुप 4 के आइटम नंबर 2, यानी कि डायरेक्ट मैंने उसका नाम टोटल मैंने लिख दिया है, तो हम डायरेक्ट टोटल नाम के सेव को टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्टिव सीट डॉट सेप्स का नाम क्या है? टोटल डॉट क्या? डॉट हमें उसके
टेक्स्ट फ्रेम में मुझे एडिट करना है, तो टेक्स्ट फ्रेम डायरेक्ट में से कॉपी कर लेता हूँ। टेक्स्ट फ्रेम में मुझे क्या चाहिए दोस्तों, मुझे चाहिए कि जो एक्टिव सीट डॉट शेप्स है इसमें जो भी डेटा आया है, बड़ा कर देते हैं, जो भी डेटा आया है उसमें प्लस हो जाए हमारा ग्रुप 2 में जितने भी आ रहे हैं काउंटिंग, वो इस पे ऐड होता जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ गौर कीजिएगा कि ये टेक्स्ट है अभी, तो टेक्स्ट को वैल्यू में मुझे कन्वर्ट करने के लिए मैं एक काम करता हूँ कि इनटू 1 कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि कंप्यूटर इस डेटा को एज ए न्यूमेरिक ट्रीट करेगा और उसे टोटल कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई बाई 1 कर दिया है। अब इसे हम, लेकिन मैंने यहाँ दिया है कि इसी में इसकी जो वैल्यू है इसी में ही मुझे ऐड करना है ग्रुप 2 की वैल्यू को। तो इसकी वैल्यू अभी क्या है, 12 है। तो यानी कि ये डेटा अपडेट होने के लिए जब भी सेव डिलीट हो उसकी वैल्यू मैं 0 कर दूंगा ताकि वो स्टार्टिंग से कैलकुलेट कर सके। ठीक है, तो इसे एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। सेव डिलीट हो गया, इसे थोड़ा सा कोना में करते हैं, थोड़ा सा साइड करते हैं। सेव डिलीट हो गया और ये सेव आ गया। सेव डिलीट हुआ, 0 हो रहा है, टोटल के नीचे 0 आप देख पा रहे हैं और ये आ गया। अब मैं आपको काउंटिंग दिखा देता हूँ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 परफेक्टली टोटलिंग सही हो रही है। और इंडिविजुअली मैं अगर बात करूं तो कंप्यूटर 1 2 3 4 कंप्यूटर है। कीबोर्ड की बात करें तो सिर्फ एक ही कीबोर्ड है, मॉनिटर भी एक है, लैपटॉप 3 है। 1 2 3 ये परफेक्टली आपका वर्क कर रहा है ना। तो ब्रेकर को मैं भी हटा देता हूँ, ये अभी आपका परफेक्टली वर्क कर रहा है। ओके, तो लेकिन मैं क्या इसे बार बार यहाँ से रन करूँगा? नहीं, मैं एक काम करता हूँ कि इसी सीट पे राइट क्लिक करके व्यू कोड में आके मैं यहाँ पे वर्कशीट फंक्शन सिलेक्शन चेंज का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पे मैं कॉल करूँगा ट्रैक को। ध्यान दीजिए, ट्रैक को। अब मैं जब भी मेरा सिलेक्शन चेंज होगा यानी कि 18th, एक मैं नया एंट्री करता हूँ 25 मनोज, ठीक है। एक नया कोड जनरेट करते हैं 10027। ओके, कुछ नया प्रोडक्ट देते हैं, कुछ नया प्रोडक्ट। और क्या है, यहाँ पे मैं यूपीएस सेल करूँगा। ध्यान दीजिए, टॉप में देखिए दोस्तों, अब यूपीएस एक सेल हो गया है 1500 का। अगर आपने गौर नहीं किया तो एक और प्रोडक्ट ऐड करते हैं, रहीमन। ओके, नया कोड। और अब मैं क्या दे दूं, कंप्यूटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, यूपीएस। ओके ओके, माइक दे देते हैं। देखिए यहाँ पे टॉप में देखिए आपको ऑटो अपडेट भी हो रहा है। माइक 1 पीस का सेलिंग हुआ है, एक माइक 1500। ओके, अगर मैं 20 में आता हूँ, 25 में एक और आया है, नाम क्या लिख दें इसमें, लेते हैं रोहन। ओके, वो भी माइक लेने के लिए अगर आया है तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे माइक की काउंटिंग भी 2 हो गई है। तो ये ऑटो अपडेट हो रहा है आपका डेटा, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से आपका जो ट्रैकर है परफेक्टली आपका प्रोडक्ट की काउंटिंग कर रहा है ना। और इस तरह से आप जो है पर्टिकुलर सीट पे इस तरह से कॉल कीजिएगा। कॉल करने से क्या होगा कि आपका एक कोड ही सभी सीट पे काम करेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि मेरा जो बाकी पहले का जो रिपोर्ट्स हैं उस पे मैंने सिर्फ एक ही, मैं मॉड्यूल 1 में आ रहा हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मॉड्यूल 1 में मैं आया। यहाँ पे गौर कीजिएगा कि मेरा सिर्फ एक ही कोड है जो कि सभी सीट पे के लिए वर्क कर रहा है। किस तरह से कर रहा है, मैंने सभी सीट पे मैंने कॉल किया है। यहाँ पे मैं डेटा भेज रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। टॉप में देखिएगा कि मैंने सब्जेक्ट ट्रैकर लिया हुआ है और 3 आर्गुमेंट मैं पास आउट कर रहा हूँ। एक है DT, डेट के लिए आइटम जो है आपका पर्टिकुलर एक
आइटम जो है मैं ले रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं ट्रैकिंग करना चाह रहा हूँ और किस कॉलम में मैं ट्रैकिंग करना चाह रहा हूँ। 3 डेटा मैं पास आउट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि रिपोर्ट 1 में देखिए 3 डेटा, जैसे कि यहाँ पे मैंने डेट और सेकंड में मैंने कोई भी डेटा पास आउट नहीं किया है, यानी कि मैंने 2 क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया हुआ है। ई कॉलम में मैं सीधा सर्च कराना चाह रहा हूँ पर्टिकुलर डेट में जो मुझे डेटा चाहिए, ठीक है। उसी तरह से रिपोर्ट 2 में आइए, यहाँ पे मैंने भी 2 क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट में आइए, रिपोर्ट में मैंने 3 क्राइटेरिया दिया हुआ है, एक डेट का, एक पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट का डेटा का। जी कॉलम में मैं, यानी कि मैं इसके थ्रू कॉलम को भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं मॉड्यूल 1 में आता हूँ, आपको दिखाता हूँ कॉलम 1। यहाँ पे मैं रेंज को मैंने थोड़ा डायनेमिकली किया हुआ है, जिसमें मैं कॉलम को भी चेंज कर सकता हूँ प्लस उसके रो को भी मैं चेंज कर सकता हूँ अकॉर्डिंगली माई डेटा, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैं डेटा के अकॉर्डिंगली मैं उसका रिजल्ट ला रहा हूँ। कोड सेम है, यहाँ पे मैं सिर्फ रेंज को थोड़ा डायनेमिकली कर दिया है, जिसके लिए मैंने टॉप में फर्स्ट रो और एंड रो का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसमें एंड रो के लिए मैंने काउंटिव का इस्तेमाल किया है और फर्स्ट रो निकालने के लिए मैंने फाइंड फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, ठीक है। इस तरह से मेरा जो रेंज ऑटो आपका सफल होता है, ऑटो अपडेट होता है रेंज, ओके। उसके बाद आप ध्यान देंगे कि जो यूनिक लिस्ट निकालने के लिए मैंने इफ़ कंडीशन का भी इस्तेमाल किया है, ताकि इसमें भी मैंने एक और एडिशनल क्राइटेरिया ऐड किया है यूनिक लिस्ट बनाने के लिए। बाकी आगे जो आप देखेंगे कि सेव डिलीट के लिए जो भी कोड मैंने लिखा है वो सेम है जो मैंने आपको बताया है। आगे यूनिक लिस्ट वाइज टोटल है, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट सेम है जो मैंने बताया है। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काउंट इफ्स मैंने 3 क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हर रिपोर्ट के साथ ही अलग तरीके से आपको ये रिस्पॉन्स दे सके, इसलिए मैंने 3 क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया, जिसमें डेट, आइटम और सेल की वैल्यू के अकॉर्डिंगली ये आपको टोटल करके देगा, ठीक है। तो सब चीज़ें सेम है, बस इसको मैंने थोड़ा सा डायनेमिकली किया है 3 आर्गूमेंट के अकॉर्डिंगली डेटा पास आउट करके। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये ट्रैकर का जो कोड है पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, कुछ नॉलेज आपको गेन हुआ होगा, तो प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक शेयर तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए तरह के और इंटरेस्टिंग, मैं कोशिश करूँगा कि और भी नए तरीके का कुछ कोड ला सकूँ और आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ। तो बने रहिए मेरे वीडियो में और ज़रूर से आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।